नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों BPSC 102। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट कोड है BPSC 102, जिसका नाम है हमारा संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। तो इस पूरे पुस्तक के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जून 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और 6 जुलाई 2026 का पेपर, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों BPSC 102, इसका एग्जाम आपका 6 जुलाई को है। तो इस दिन के लिए कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इससे बाहर कुछ नहीं का दोस्तों, मतलब यह है कि यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फुल वॉच कर लेते हो, तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। क्यों? क्योंकि मैं जो है आपको इस पूरे बुक के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और जो पूरा बुक है ना, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी जो पूरा बुक किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे हम पुस्तक का अर्थ, क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर ले चलता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है ना दोस्तों, चीज़ें आपको समझ में आए। क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, रटवाना नहीं। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए मेरा मकसद यही है कि आपको चीज़ें हर चीज़ समझ में आए। इसलिए मैं आपको जो बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। पूरा बुक बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखिए, पुस्तक का नाम है हमारा संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। तो दोस्तों, इस पुस्तक में हम जो है मुख्य रूप से जो हमारा जो भारत देश है, आप देख रहे हो नक्शा, ये भारत का नक्शा है। तो मुख्य रूप से जो है भारत देश के अंदर किस प्रकार से संविधान आया और किस प्रकार से भारत देश के अंदर संविधान का निर्माण हुआ और किस प्रकार से भारत देश के अंदर संविधान को लागू करवाया गया, वो सभी पढ़ेंगे। और लोकतंत्र, भारत देश के अंदर किस प्रकार से जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो कायम की गई, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, इस पुस्तक में हम भारत देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पहला पता चल गया। सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं जो भारत देश का जो संविधान है उसके बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। और देखिए, इस पुस्तक में हम भारत देश की लोकतंत्र व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यानी दोस्तों, मुख्य रूप से मैं बात करूं तो इस पूरे बुक के अंदर, ये जो आपका बुक है, इस पूरे बुक के अंदर आप जो भारत देश के अंदर जो संविधान है उसके बारे में पढ़ोगे। किस प्रकार से संविधान बना, संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई, संविधान के तहत क्या क्या बातें बताई गई, वो सब आप पढ़ोगे। और साथ ही आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र को जो है स्थापित किया गया भारत देश के अंदर। आप देखो दोस्तों, अब आपने क्या किया कि अब आपने पुस्तक का अर्थ समझ लिया। अर्थ समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इस पूरे पुस्तक में हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे या आंसर्स को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आप अपने आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे पुस्तक के 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप मान लो वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दोगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में घाटा हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लीज़ वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा वॉच कीजिए, ताकि आपको जो है हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके और आप एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा भारत देश का संविधान है दोस्तों, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, वो हमको बतानी है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ लिए, अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, देश का सबसे उच्च कानून है। आप सभी को पता है भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संविधान है भारतीय संविधान। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बात की जाए दोस्तों
तो ये जो संविधान है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो पूरी दुनिया है ना दोस्तों, उसका सबसे बड़ा और लिखित संविधान है कौन? तो भारतीय संविधान। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। यानी कहीं ना कहीं भारत देश को एक मजबूती प्रदान करता है कौन? तो हमारा भारत का संविधान भारत देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनाता है, समाजवादी राष्ट्र बनाता है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है और लोकतंत्र का भी जो है पालन करवाता है संविधान के तहत। ये आपने कुछ बेसिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान की क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या खूबियां हैं, वो आप समझिए। आपको दोस्तों एग्जाम में भी इसी प्रकार से हेडिंग बनाना है और पॉइंट में जो है आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली विशेषता हमारी है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने कक्षा 11 और कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो भारत देश का संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो यह दुनिया का सबसे विस्तृत यानी बड़ा और लंबा संविधान है। ये मूल रूप से इसमें यदि दोस्तों हम बात की जाए तो मूल रूप से इसमें हमारी 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। ये आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान में आपका 395 अनुच्छेद होती हैं और 8 अनुसूचियां होती है। अगले विशेषता की बात की जाए तो विभिन्न स्रोतों का मिश्रण, यानी दोस्तों ये जो संविधान है ना आपका, ये खाली भारत में नहीं बना। इस संविधान को बनने में आप सभी को पता होगा कि 2 साल, ठीक है, कुछ समय लगे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 साल 11 महीने के आसपास इसमें समय लगा था, लगभग आप 3 साल मान सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ये समय लगा, ये 3 साल के लगभग का समय, तो इस समय क्या किया गया? तो इस समय कहीं ना कहीं आसपास के देशों का अध्ययन किया गया और उसके कुछ जो प्लस पॉइंट है उनको लिया गया और कहीं ना कहीं एक संविधान का निर्माण किया गया। और हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं इस दुनिया के कई देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम, आप सभी को पता होगा जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, इससे भी कुछ जो प्रावधान इस भारतीय संविधान के तहत लिए गए हैं। अगला विशेषता की बात की जाए तो कठोर और लचीला। आप ये देखोगे जो आपका भारतीय संविधान है ये कहीं कहीं पर कठोर भी है और कहीं कहीं पर लचीलापन भी है। इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है इसका जो मूल भाग है इसको आप आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आप इसमें बदलाव कर सकते हो। ठीक है, अगला बात की जाए विशेषता की तो वो हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है हमारा भारतीय संविधान का। दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आम नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा दिए जाते हैं ताकि जो है आम नागरिक अपना विकास कर सके। तो संविधान हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान जो है हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। पहले आपका ये 7 अधिकार था, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों इसको बाद में हटा दिया गया। यह अधिकार लोगों की आज़ादी और विकास के लिए जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो मौलिक अधिकार है इससे लोगों को एक आज़ादी मिलती है और आम नागरिकों का विकास किया जाता है। और विशेषता की बात की जाए दोस्तों तो एकल नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों के उलट का मतलब है दोस्तों विपरीत, यानी अमेरिका जैसे देशों के विपरीत भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती। जो राज्य है ना उसकी अलग नागरिकता नहीं होती, सभी लोग केवल भारत के नागरिक है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इसमें जो है ना हर व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया गया। जैसे अमेरिका जैसे देशों में राज्यों की अपनी एक राज्य की नागरिकता होती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में जो हर प्रकार के जो लोग हैं उन सभी लोगों को भारत देश का नागरिक बनाया गया। ठीक है, बताया गया। और देखिए अगला हमारा विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य यही था कि जो भेदभाव है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको दूर करना और सभी धर्मों का समान सम्मान करना, ये इस भारतीय संविधान का मतलब मुख्य प्रस्ताव था। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है हर चीज समझ में आ रही होगी। देखिए सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। संविधान ने बताया कि जो सरकार है उसका कोई अपना एक धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संविधान के तहत बताया गया है कि सभी धर्मों को एक समान और बिल्कुल समान रिस्पेक्ट दिया जाता है। यानी कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी को एक समान जो है
व्यवहार किया जाता है और उनके धर्मों का भी एक समान सम्मान किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो आम विचार है वो सीधे राजनीति से जुड़ती है और कहीं ना कहीं जो है आम नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार रखता है। आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि वो 18 वर्ष या इससे अधिक है तो कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं और सरकार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ये भी आपका जो है एक प्लस पॉइंट है भारतीय संविधान के तहत। अगला हमारा है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों इसका मतलब यही है कि भारत देश के अंदर न्याय के मामलों को बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रतिबंधों से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो न्याय है ये व्यक्ति का मूल आधार है। जब तक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है उसका विकास नहीं हो सकता। तो देखिए न्याय व्यवस्था सरकार से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप जो है भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हो, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो देश का सर्वोच्च यानी सबसे हाई न्यायालय। यहाँ पर मान लो आपका कोई मुद्दा है, आपकी कोई समस्या, आप गए कहाँ पे, तो अपने स्थानीय कोर्ट में गए, वहाँ पे आपको समाधान नहीं मिला, तो आप उच्च न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर भी आपको समाधान नहीं मिला, तो आपके पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कौन, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। वो अपील करने का सबसे लास्ट न्यायालय बच जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भारत देश के अंदर न्याय व्यवस्था यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इसका भी बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है ताकि हर व्यक्ति का विकास किया जा सके। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान आपका लिखा गया था इसमें आपातकाल संबंधी क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, यानी किस समय किस स्थिति में आप आपातकाल लगा सकते हो और कहां कहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल के प्रकार क्या होता है, वो सभी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो दोस्तों कि जो आपका भारतीय संविधान था इसके भाग जो 18 है आपका और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के तहत कहीं ना कहीं जो आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, यानी किस स्थिति में देश के अंदर आपातकाल लगाए जा सकते हैं। इनका उद्देश्य देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना। यदि मान लो दोस्तों कि यदि भारत सरकार को ये लगे कि देश की एकता में टकराव हो रहा है या फिर देश की एकता बिखर रही है या देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं जो है जो सरकार जो है आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। आप सभी को दोस्तों याद होगा पहली बार आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसने कहीं ना कहीं जो है भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जो आपका ये आपातकाल होता है दोस्तों, इसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला हमारा है राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो है इसका जो वर्णन है आपका ये अनुच्छेद 352 के तहत दिया गया है। यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है, तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है। यानी ऐसा आपातकाल है ये जब देश के अंदर युद्ध की स्थिति हो, कोई बाहरी आक्रमण हो या कोई सशस्त्र विद्रोह किया जाए, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जो कि 25 जून 1975 को पहली बार जो है लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अब दोस्तों ये क्या होता है ना, ये आपका राष्ट्रपति शासन होता है। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य के अंदर वो जो राज्य सरकार है ना वो ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाती, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये कब लगा सकते हैं, तो देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। यानी जब राज्य के अंदर मान लो आपका कोई एक असम राज्य है, ठीक है, उसके अंदर जो असम की सरकार है वो एक सुचारू रूप से जो है अपने जनता के प्रति काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति जो है अपना शासन जो है उस असम राज्य में लगा सकता है। इसी को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। आपने 2 आपातकाल पढ़ा। और तीसरा हमारा दोस्तों है वित्तीय आपातकाल। यानी जो है ये आपका फाइनेंशियल है, यानी पैसे से जुड़ा हुआ है।
इसका जो प्रावधान है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 360 के तहत आपको देखने को मिलेगा। तो देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर लगता है, यानी जब देश के अंदर वित्तीय रूप से कोई खतरा हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके जो है इन तीनों आपातकालों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आपका अनुच्छेद 352 के तहत है। कारण की बात की जाए तो वही आपका युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर जब युद्ध की स्थिति बन जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। प्रक्रिया की बात की जाए तो इसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल को लगाना है तो एक राष्ट्रपति द्वारा एक लिखित और जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा एक लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कहीं ना कहीं एक सिफारिश होगी, उसी के आधार पर जो है आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। ये समझ गए आप। अब प्रभाव की बात की जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आप ही सोचो। जब हम आपातकाल लगा रहे हैं प्रभाव तो बहुत ही पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, आम नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो छिन जाएंगे। ठीक है, तो प्रभाव की बात की जाए तो केंद्र सरकार राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। आप जब आपातकाल लग जाएगा तो जो आपको एक आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो शक्ति का विभाजन था आपका, ये 3 प्रकार से किया गया था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संघ सूची। मतलब केंद्रीय सूची और आपका राज्य सूची और आपका संवर्ती सूची। ठीक है, तो इन तीनों सूचियों को हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाले स्लाइड में। तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि जो राज्य सूची के जो मामले होते हैं, यानी जो राज्य सूची के तहत जो कानून होता है दोस्तों, वो राज्य बनाती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि जो केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। संसद का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ सकता है, यानी संसद का जो कार्यकाल दोस्तों वो भी आपका एक बार में 1 साल तक बढ़ सकता है। ये आपके प्रभाव है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये आपका ये था। दूसरा हमारा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। अब दोस्तों ये क्या होता है ना, ये आपका तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य में, जब राज्य सरकार है वो उस राज्य में सुचारू रूप से शासन नहीं चला सकती या नहीं चला पाती है, तब आपका कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 356 और 365 के तहत देखने को आपको मिल जाएगा। कारण की बात की जाए तो कब लगाया जाता है, तो जब कोई राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार न चले या केंद्र के निर्देशों का पालन न करे। मान के चलो कोई हमारा राज्य है, मान लो ए नाम का कोई राज्य है, जब वो केंद्र के नियमों का पालन नहीं करती है और संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलती है, तब राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि वो राष्ट्रपति शासन उस क्षेत्र में लगा सकता है। प्रभाव की बात की जाए तो इससे क्या क्या प्रभाव मिलेंगे, तो राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र का सीधा शासन लागू हो जाता है। यानी राज्यपाल जो है, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तीसरा हमारा दोस्तों आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ये मैंने आपको बताया, ये आपका जो है पैसे से जुड़ा हुआ है। इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 360 के तहत मिलता है। कारण की बात की जाए तो जब देश या इसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो, तब जो है आप कहीं ना कहीं जो है इसमें वित्तीय आपातकाल लगा सकते हो। प्रभाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के कर्मचारियों, न्यायाधीशों सहित वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं। आप ही सोचो, जब वित्तीय रूप से आपातकाल लगा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वेतन में भी जो है कटौती की जाएगी। ठीक है, धन से जुड़े सभी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। समझिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों का वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों जो आपका ये भारतीय संविधान है, इसके जो दार्शनिक आधार है वो क्या है, वो हमको बताने। तो देखिए, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार वे मुख्य आदर्श और मूल्य होते हैं। भारतीय संविधान के दार्शनिक जो आधार होते हैं दोस्तों, वो ऐसे मुख्य आदर्श और मूल्य होते हैं जिन पर हमारा संविधान और शासन व्यवस्था टिकी है। यानी दार्शनिक आधार आप ऐसा समझ सकते हो दोस्तों कि एक नींव, जैसे एक मकान को मजबूती प्रदान करने के लिए नींव की भूमिका होती है, जिस प्रकार से जो पिलर्स होते हैं वो मकान को एक मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार
भारत देश के अंदर कुछ ऐसे दार्शनिक आधार हैं, भारत देश के संविधान में कुछ ऐसे दार्शनिक आधारों का वर्णन किया गया है जो भारतीय संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका मुख्य रूप से है संविधान की प्रस्तावना। जो आपका संविधान की प्रस्तावना है, ये भी आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो दोस्तों कि ये भी जो है कहीं ना कहीं भारत को जो है एक मजबूती प्रदान करती है। यह दार्शनिक नींव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाए गए सिद्धांतों से बनी है। यानी कहीं ना कहीं जो संविधान की प्रस्तावना है, ये कहीं ना कहीं भारत का जो है दार्शनिक आधार के मुख्य रूप से आप कह सकते हो। आप देखिए समझते हैं हम भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार, यानी भारतीय संविधान के क्या क्या दार्शनिक आधार से उसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा है संप्रभुता। भारत बाहरी रूप से किसी अन्य देश के दबाव में नहीं है। आप सभी को पता है संप्रभु का मतलब ये होता है कि अपना स्वयं पर प्रभु, यानी आपके ऊपर किसी भी बाहरी रूप से किसी भी अलग देश का हस्तक्षेप नहीं है, आप अपने स्वयं के मालिक हो। तो भारत क्या बताता है दोस्तों कि भारत बाहरी रूप से किसी अन्य देश के दबाव में नहीं है। देश की सारी शक्ति भारत की जनता में नहीं थे, बल्कि भारत बोलता है कि देश की जो वास्तविक शक्ति है वो आम नागरिकों में निहित है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा दार्शनिक आधार है समाजवाद। इसका उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था बनाना है जहां अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम कर सके। देखो समाजवाद का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि एक ऐसे समता मूलक समाज का निर्माण करना जिसमें एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच खाई कम हो और दोनों ही जो है अपना विकास कर सके, सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। ये आपका समाजवाद के नहीं दोस्तों, ये आपके ऐसे दार्शनिक आधार हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जो संविधान है वो टिका हुआ है, ठीक है। अगला हमारा पंथ निरपेक्षता। दोस्तों पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ न बताना। तो राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो है जो देश होता है ना दोस्तों, जैसे भारत देश, तो देश को कई बार राज्य भी बोल देते हैं। तो बहुत सारे साथी कंफ्यूज ना हो कि राज्य का मतलब क्या होता है। तो राज्य का मतलब देश से ही है, भारत देश से ही है, ठीक है। तो राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। राज्य की जो है ये बताता है पंथ निरपेक्षता के तहत कि राज्य का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होता है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है और सभी धर्मों को समान सुरक्षा मिलती है। अगला जो हम बात करें दार्शनिक आधार की, तो आपका है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र के बिना आम नागरिकों का विकास संभव नहीं है। तो जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, आप सभी को पता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत देश में, यहाँ पर चुनाव होते हैं हर 5 साल में या फिर समय के अनुसार। यहाँ पर जो है जनता कहीं ना कहीं जो है अपनी सरकार को चुनती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। आप ही सोचो जब आप किसी पार्टी के सरकार को चुनोगे तो वह पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके भले के लिए कार्य करेगी। अगला हम आधार की बात की जाए तो गणराज्य। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, आप सभी को पता है जो भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है, वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति होता है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है ये वंशानुगत, यानी वंशानुगत का मतलब होता है कि मान लो किसी का बेटा राष्ट्रपति था, फिर उसकी उम्र हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद फिर उसका दूसरा उसका जो मतलब मान के चलो उसका बेटा या उसका पोता राष्ट्रपति बनता है। मतलब वंशानुगत नहीं होता है भारत में, आप सभी को पता है, बल्कि इसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हमारा यह है कि हमने चुनाव में जो है जनता मतलब वोट डाला, आपने अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजा, फिर जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है वो सब मिलकर जो है कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, यानी जनता भाग तो लेती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा न्याय। भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में बताया गया है यदि हमें मनुष्य का विकास करना है तो हमें हर व्यक्ति को एक न्याय मिलना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के जो है न्याय के लिए उपलब्ध अवसर मिलने चाहिए। अगला हमारा है स्वतंत्रता। नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने, विश्वास रखने और धर्म अपनाने और कुछ भी सोचने की आज़ादी है। यानी कहीं ना कहीं बात की गई है कि
नागरिकों को दोस्तों स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तभी जो है अपना वो विकास कर सकते हैं। आप भी सोचो, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो समाज में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, और जो है कहीं ना कहीं जो है अपने मुद्दों को खुल कर के जो है समाज के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। अगली बात की गई है समानता। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिक समान है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला हमारा दोस्तों जो आधार है वो है हमारा बंधुता और गरिमा। ये नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। देखो दोस्तों, बंधुता का मतलब होता है हमारा कि दोस्ती या भाईचारे की भावना। तो कहीं ना कहीं जो है आपका भारतीय संविधान जो है बंधुता और गरिमा को बढ़ावा देता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मसम्मान यानी गरिमा, देखो आत्मसम्मान को हम गरिमा बोलते हैं, इसकी रक्षा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका राज्य है, यानी आपका जो देश है भारत देश, इसके नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है वो आपको बताने हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में शामिल किए गए हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं जो है आयरलैंड से लिए गए हैं और कानून द्वारा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी कानून द्वारा न्यायालय में आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब ये क्या सिद्धांत है इसको समझते हैं दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को उनकी प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से एक उन्नत नीति बनाई जाए जिसके तहत हम भारत देश का कल्याण कर सकते हैं। तो इसको जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है समाजवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने पर जोर देता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने पर जोर देता है। और अनुच्छेद 38, अनुच्छेद जो आपका 38 है दोस्तों, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ठीक है, और अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो संसाधनों का समान वितरण करना और समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये एक ऐसे सिद्धांत है जिसके द्वारा जो आपका भारत देश है वो सुचारू रूप से चल सके। जैसे मान के चलिए आपका कोई एग्जाम होता है स्कूल में या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम होता है, तो किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है कि कैसे हम एग्जाम लेंगे, क्या डेट शीट रहेगा, कैसे बच्चे आएंगे, कैसे उनको जो है शेड्यूल दिया जाएगा, कैसे उनको क्लास में बैठाया जाएगा, वो सभी जो प्लानिंग की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी प्लानिंग की जाती है। तो वही प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा है अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। और आपका अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी हर व्यक्ति को काम करने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का पूर्ण अधिकार है। और अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा प्रकार है गांधीवादी सिद्धांत। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये जो सिद्धांत है ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है। तो यह सिद्धांत गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों और आदर्शों पर आधारित है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 में बताया गया है सहकारी समितियों का संवर्धन। और अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति, जो आपकी जो SC ST OBC होती है वो, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। यानी जो इसके तहत बताया गया है कि जो हमारी पिछड़ी हुई जाति है, जो अनुसूचित जाति है, जो SC ST OBC है, उनका किस प्रकार से विकास किया जाए वो आपका अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अगला हमारा है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार। यानी लोगों के पोषण स्तर में सुधार किया जाए और जीवन स्तर में सुधार किया जाए और लोक व्यवस्था में सुधार किया जाए। अगला हमारा अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। यानी किस प्रकार से कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाए उसकी बात की गई है। अब तीसरा दोस्तों प्रकार को समझेंगे
तीसरा हमारा प्रकार है उदार बौद्धिक सिद्धांत। यह सिद्धांत उदारवादी विचारधारा और बौद्धिक दर्शन पर आधारित है। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये सिद्धांत जो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। अब बहुत सारे साथियों को उदारवादी का मतलब पता नहीं होगा, तो उदारवादी का मतलब होता है दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा। दोस्तों मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग इसलिए बता देता हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। तो इसमें ये बताया गया है तीसरे सिद्धांत में कि यह सिद्धांत उदारवादी विचारधारा और बौद्धिक दर्शन पर आधारित है। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, यानी जो हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 के तहत बताया गया है कि बाल्य पूर्व देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। इसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना चाहिए। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी किस प्रकार से कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है वो बताया गया है। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जाए। अब दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसमें क्वेश्चन आपसे जो है दो प्रकार से एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको दोनों ही इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार कौन कौन से थे और मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे, उन सभी को हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आंसर की ओर। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के विकास और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्व को संतुलित करने के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्य शामिल किए गए। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार आम नागरिकों के विकास के लिए और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका पालन करके आम नागरिक अपना कल्याण कर सकता है। अधिकार हमें स्वतंत्रता, जो आपके अधिकार हैं आपके स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कर्तव्य हमें जो है कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। आप कह सकते हो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको एक स्वतंत्रता देते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं, आपको आज़ादी देते हैं कि आप अपना विकास कर सको, और जो आपका मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, अपने देश के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। अब हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं और क्या क्या बताया गया है वो समझते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार नागरिकों को जन्म से ही मिलते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है ये हर नागरिक को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं, इन्हें सरकार भी छीन नहीं सकती। यह 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, पहले जो है हमारा 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था ना दोस्तों, इसको हटा दिया गया और वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति को विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, सबसे पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन है। तो कानून के समक्ष सब बराबर है। भारतीय संविधान ने बताया कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी लिंग से हो, यानी समानता का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति समान है, अपना विकास कर सकता है समानता के तहत। ठीक है, अगला जो दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो बोलने, कहीं भी जाने और शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि भारत के नागरिक कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं और शांतिपूर्ण जो है अपना विरोध भी कर सकते हैं। अगला हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच इसका वर्णन किया गया है। यानी मान के चलो किसी भी आम नागरिक का शोषण हो रहा हो, उसके प्राकृतिक अधिकार या फिर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसको उसके विरोध में जो है वो आंदोलन या फिर जो है कर सकता है। तो मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक, यानी मान लो
कहीं पर जो है चाइल्ड लेबर चलाई जा रहा हो या फिर बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही हो तो उस पर रोक करने का भी जो है हर व्यक्ति के पास अधिकार है। अगला हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने की आज़ादी है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को चुन सकता है, ठीक है। तो किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की छूट दी गई है, ठीक है। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति का प्रभुत्व करने का और शिक्षा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, जिनकी संख्या कम है, उनको कहीं ना कहीं अपनी भाषा और अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार दिया गया है। छठा मौलिक अधिकार की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत इसका वर्णन किया गया है। तो अधिकारों के हनन पर सीधे कोर्ट जाने की शक्ति, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाए तो वो प्रत्यक्ष रूप से जो है कोर्ट में जा सकता है। ये हमारे थे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार। अब हम समझेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक कर्तव्य, यानी एक नागरिक का, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। जैसे मान के चलिए आप कक्षा में पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, तो आपका भी कक्षा रूम में यानी क्लास रूम में एक कर्तव्य बनता है कि शांतिपूर्ण रहना, टीचर की बात को सुनना, होमवर्क टाइम से करना, अपने प्रश्नों को टीचर से पूछना। ये आपका कहीं ना कहीं एक कर्तव्य है, ठीक है। इस कर्तव्य का यदि आप पालन करोगे तो शांतिपूर्ण तरीके से आपकी पढ़ाई भी होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार भारत देश के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जब यदि हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपने देश की गरिमा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो मौलिक कर्तव्य है उनका पालन करना चाहिए, ताकि जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का संविधान जो है पूरे देश में प्रभावशाली बना रह सके। देखिए संविधान के भाग 4 के, ठीक है, और अनुच्छेद 51 के में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आम नागरिकों के लिए जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह नागरिकों का नैतिक दायित्व है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो ये आम नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है जो कि हर व्यक्ति को अपने सरकार के प्रति करना चाहिए। अब जो 11 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इन सभी को समझते हैं। पहला हमारा था संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, यानी हर भारतीय नागरिक अपने भारत देश के संविधान का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। दूसरा हमारा था दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के महान विचारकों का पालन, यानी जो भारत देश को जो आज़ादी दी गई, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महान विचार प्रकट किए गए विचारकों द्वारा, उनका पालन करना। अगला हमारा है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। अगला हमारा है देश की रक्षा और आह्वान, राष्ट्र की सेवा करना। अगला हमारा है देश के लोगों में भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना। दोस्तों ये ऐसे कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए। अगला हमारा है अपनी मिलीजुली संस्कृति का आदर करना, अपनी जो संस्कृति मिली है उसको आदर करना, ठीक है। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना। अगला हमारा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और अहिंसा को दूर करना, ठीक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास करना, यानी अपने देश के उत्थान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास करना। और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। यह माता पिता का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या था, स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपकी भारत की संविधान थी दोस्तों, इसकी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या था, ये आपको स्पष्ट करना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करना है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भारत देश के नागरिक हैं उनके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे की जो भावना है उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। यह स्पष्ट करती है कि संविधान की सारी शक्ति देश की जनता के हाथों में, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो भारत का जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का,
ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो भारत देश के अंदर आम नागरिक जो है उनके हाथों में ही जो है सारी शक्ति है। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, यानी जो भारतीय संविधान था हमारा, उसकी प्रस्तावना का क्या मूल उद्देश्य था वो समझते हैं। सबसे पहला उद्देश्य था हमारा न्याय, यानी भारतीय संविधान बोलती है, उसकी जो प्रस्तावना बोलती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के साथ, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी भारत के अंदर सभी नागरिकों को समान समझना चाहिए और सभी नागरिकों को जो है न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अगला हमारा जो प्रस्तावना है वो है दोस्तों कि स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि जो है वो अपना विकास कर सके। आप ही सोचो दोस्तों, यदि आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार हर लोगों को अपने जीवन व्यक्त करने, विश्वास व्यक्त करने, ठीक है, और धर्म अपनाने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। अगला हमारा है समानता, देश के हर नागरिक को समान दर्जा और समान अवसर प्रदान करना। यानी इसमें बताया गया है कि चाहे भारत देश का चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सभी को जो है अपना विकास करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है बंधुत्व, यानी भाईचारे की भावना रखना, सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाना ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आप ही सोचो दोस्तों, जब तक भाईचारे की भावना देश के अंदर विद्यमान नहीं होगी तब तक कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता है। अब हम दोस्तों हम समझते हैं 7वां क्वेश्चन को कि सरकार के तीनों अंगों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत सरकार है इसमें कानूनों को किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 अंग है आपका दोस्तों, एक आपका विधायिका, एक आपका कार्यपालिका, दूसरा आपका तीसरा आपका न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करवाना और न्यायपालिका का कार्य होता है आम नागरिकों को न्याय दिलाना। तो ये जो सरकार है इनके तीनों अंगों को समझेंगे दोस्तों। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है विधायिका के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, विधायिका के बारे में बताएं, या कार्यपालिका के बारे में बताएं, या न्यायपालिका के बारे में बताएं। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा मकसद ही आपको यही है दोस्तों कि पूरा बुक आपको बेसिक जो है क्लियर करवाना। तो इन तीनों को जो आपका जो ये प्रकार है, अंग है जो सरकार के, वो समझते हैं। तो सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर देश की व्यवस्था चलाते हैं, आप सभी को पता है। इन्हीं तीनों अंगों द्वारा जो है देश की व्यवस्था चलाई जाती है और एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीनों को, जो आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, इसका अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम विधायिका। सबसे पहला हमारा है विधायिका। तो यह सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है। आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, विधायिका का काम होता है कानून का बनाना। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर के नियम माता पिता बनाते हैं, वैसे ही देश के नियम या कानून जो है वो संसद बनाती है। यानी जैसे आप मान के चलो दोस्तों, हमारे घर में क्या है कि हमारे जो माता पिता हैं वही नियम या कानून बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भारत देश के अंदर भी जो है, जो संसद है ना, वो भारत देश की उन्नति के लिए कानून बनाती है। भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल किए जाते हैं। अब समझते हैं हम विधायिका के कार्य। आपने समझ लिया विधायिका का मूल कार्य क्या है, कानून बनाना, यानी भारत देश में आवश्यकता पड़ने पर कानून का निर्माण करना। अब देखिए इसका जो कार्य है वो समझते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारा कानून बनाना। तो यह विधायिका का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है। देश या राज्य के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार नए कानून बनाए जाते हैं। आप सभी को पता है आवश्यकता के अनुसार देश के अंदर नए कानून बनाए जाते हैं, मौजूदा कानूनों में बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा कार्य इसका है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। विधायिका सरकार मंत्रिपरिषद की जवाबदेही तय करती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव जैसे साधनों के माध्यम से सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। यानी कहीं न कहीं कह सकते हो कि जो कार्यपालिका है दोस्तों, कार्यपालिका कार्य होता है जो विधायिका ने कानून बना दिया उसको लागू करवाना आम जनता के लिए। ठीक है, तो विधायिका कहने के नियंत्रण रखती है कि ये जो कार्यपालिका है ये सही प्रकार से मेरे कानून को लागू करवाती है कि नहीं करवाती है।
अगला हमारा है कार्य वित्तीय नियंत्रण। जो आपका विधायिका है कहीं ना कहीं ये जो वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। तो सरकार को देश चलाने और योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को पता है। जैसे हर व्यक्ति को अपने आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार देश को भी अपने देश को चलाने के लिए, अपनी देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कहीं ना कहीं वित्तीय रूप से आवश्यकता पड़ती है। विधायिका हर साल बजट पारित करती है, जो बिना इसकी मंजूरी के सरकार जनता की कमाई से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो विधायिका है यही एक हर साल एक बजट पारित करती है, जिसके तहत जो है हर क्षेत्र में खर्चा किया जाता है। और कार्य की बात की जाए तो संविधान में संशोधन, विधायिका के पास ये पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। यदि देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान में किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता होती है तो विधायिका ही विशेष प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन कर सकती है। यानी विधायिका के पास ये पावर है कि वो संविधान के तहत बदलाव कर सकती है। अगला हमारा है जनता की आवाज़ उठाना। जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं, जनता की चिंताओं और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के मुद्दों के सदन में उठाते हैं। यानी कहीं कह सकते हो आप कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो आम जनता द्वारा चुनाव में चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो संसद में इन मुद्दों को सदन के तहत उठाते हैं, जिससे जनहित नीतियां बनाई जाती है। ठीक है, यानी जनता की कल्याण के लिए भी जो है विधायिका का मुख्य कार्य है। अगला कार्य हमारा निर्वाचन एवं न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्य। ठीक है, विधायिका के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो आपके जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, महाभियोग का कार्य भी विधायिका द्वारा ही किया जाता है। अब समझेंगे हम दोस्तों कार्यपालिका के बारे में। आपने पहले पढ़ा विधायिका के बारे में, तो विधायिका क्या था दोस्तों, उन्होंने कानून बना दिया। अब कार्यपालिका का क्या काम है कि उन बनाए गए कानूनों को आम नागरिक, जो आपका आम जनता है, उन तक लागू करवाएगा। ये आपका कार्यपालिका, देखो नाम ही कार्यपालिका, यानी कार्य को उन बनाए गए नीति, नियमों, कानूनों को सुचारू रूप से आम जनता के लिए लागू करवाना। देखिए, यह अंग विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। जैसे घर के नियमों का पालन सभी बच्चों से करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार देश के अंदर भी जो यह अंग है ये कानून व्यवस्था चलाता है। इससे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद आते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है ये कानून व्यवस्था कौन चलाते हैं, तो एक सिस्टम आपका राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और भी जो है लेवल के जितने लोग हैं वो मिलकर जो है देश को चलाते हैं, वो आपको कार्यपालिका के तहत आता है। अब बात की जाए कार्यपालिका के कार्य के बारे में, तो देखिए सबसे पहला कार्य हमारा है कानून लागू करना। आप सभी को पता है जो विधायिका ने कानून बना दिया उन कानूनों को कार्यपालिका लागू करेगी। ठीक है, तो कार्यपालिका का सबसे प्राथमिक कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो विधेयक है, उनको देश भर में लागू करना ताकि व्यवस्था बनी रह सके। अगला कार्य है प्रशासनिक कार्य। ठीक है, देश का दैनिक शासन संचालन कार्यपालिका द्वारा ही तय किया जाता है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों के माध्यम से जनहित के कार्य और सेवाएं संचालित किए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो प्रशासनिक रूप से जो है नियुक्तियां की जाती हैं, विभागों का चयन किया जाता है, एजेंसियां बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है आम जनता को जो है सेवा मिल सके और आम जनता का कल्याण किया सके। अगला कार्य है नीति निर्माण। राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक नीति निर्माण भी जो है कहीं ना कहीं जो है कार्यपालिका कर सकती है। वर्तमान समय में कार्यपालिका केवल कानून लागू नहीं करती, बल्कि देश के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए नई नीतियां जैसे आर्थिक नीति, विदेश नीति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमारा अगला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। यानी जो आप देखते हो सरकारी नियुक्ति होती है, जो सरकारी शिक्षक लगते हैं, सरकारी कोई भी पोस्ट पे लगते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कार्यपालिका का कार्य होता है। तो सरकार के प्रमुख प्रशासनिक पदों जैसे न्यायाधीशों, महाधिवक्ता, राजदूतों और राज्य के राज्यपालों या संवैधानिक आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कार्यपालिका औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला कार्य की बात की जाए तो वित्तीय कार्य। ठीक है, वित्तीय रूप से भी जो है कार्यपालिका द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो कार्यपालिका वार्षिक बजट तैयार कर उसे विधायिका में पारित होने के लिए पेश करती है।
बिना कार्यपालिका की सिफारिश से कोई भी धन विधेयक विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है कार्यपालिका के तहत हर राज्य में शासन करवाया जाता है, ठीक है। तो उस राज्य में कितने पैसे की आवश्यकता है, तो वो जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, तो कार्यपालिका के द्वारा। अगला कार्य हमारा है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये भी जो है कहीं ना कहीं कार्यपालिका का बहुत ही मेन काम है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। राज्य या देश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी जो है कार्यपालिका की होती है। इसके लिए यह पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करती है। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है विदेश संबंधी और रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधि जो है कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री करते हैं। अन्य देशों के साथ जो संधियां हैं, समझौते करना तथा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो है सेना का निर्देशन करना, इसी कार्य क्षेत्र के तहत आपका आता है। अब तीसरा दोस्तों हमारा है न्यायपालिका। आपने पहला पढ़ा विधायिका, इसमें कानून बना दिया गया। दूसरा आपने पढ़ा कार्यपालिका, इसमें कानूनों को जो है कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो है आम नागरिकों के लिए लागू करवा दिया गया। अब तीसरा हमारा है न्यायपालिका। आप ही सोचो दोस्तों कि जहाँ पे मान लो 4 दोस्त रहेंगे, या फिर मान लो यहाँ पे 4 आपके दोस्त हैं, ठीक है। जब 4 दोस्त रहेंगे तो इनमें कुछ वैचारिक मतभेद भी पैदा होंगे। जब आपस में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो इनमें कुछ वैचारिक टकराव भी पैदा होंगे। तो इन टकरावों को हल करने के लिए जिस प्रकार से हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, पापा या मम्मी, तो वो इन मुद्दों को हल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार देश के अंदर भी जो आम नागरिकों के जो विवाद होते हैं, जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका का काम होता है। तो देखो न्यायपालिका क्या है, तो यह सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, इन कानूनों को बताता है और न्याय देता है, आम नागरिकों को न्याय प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो यह अंग उसे सजा देता है। मान लो कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसको सजा देता है कौन, तो न्यायपालिका। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की सुरक्षा करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल है, यानी कि इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल है, ठीक है। अब न्यायपालिका के कार्य की बात की जाए दोस्तों, पहला कार्य हमारा है न्याय प्रदान करना। सबसे मेन कार्य तो दोस्तों न्यायपालिका का यही है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को एक समान न्याय प्रदान करना। तो नागरिकों, संस्थाओं या सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्ष रूप से सुनकर न्याय करना, ये इसका प्रमुख काम है। कानून तोड़ने वालों को सजा देना, ये इसका प्रमुख काम है। अगला हमारा कार्य है दोस्तों कानूनों की व्याख्या। जो कानून लिखे गए हैं संविधान द्वारा, उनकी व्याख्या करना। जब कोई कानून स्पष्ट नहीं होता या उनमें कोई भ्रम होता है तो न्यायालय उसका सही अर्थ स्पष्ट कर सकता है। अगला हमारा है मौलिक अधिकारों की रक्षा। जो आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान सभा द्वारा, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, उनकी रक्षा करना। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उनसे बचाना, इसके लिए न्यायालय विशेष आदेश, जिसे रीट बोल लेते हैं, वो जारी करते हैं। संविधान की रक्षा करना, ये भी इसका जो है मेन काम है न्यायपालिका का। न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। यानी न्यायपालिका ये जो है कहने की विश्लेषण करती है कि जो सरकार द्वारा जो बनाए गए सभी कानून हैं वो कहीं ना कहीं जो है संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है। अगला हमारा है न्यायिक समीक्षा। सरकार के फैसले की जांच करना ताकि कोई भी अंग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो न्यायिक समीक्षा में जो भी विधायिका ने कानून बनाए, उन कानूनों को जांच करना कि वह कानून जो है संविधान के अनुसार सही है कि नहीं, उनका पता लगाना ताकि आम नागरिकों को जो है इनका लाभ पहुंच सके। यह एक अंपायर की तरह काम करता है ताकि खेल के नियमों, संविधान का पालन हो सके। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि न्यायपालिका एक अंपायर की तरह काम करता है, जो भी आपकी जो गलती होती है उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। अब दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इसकी शक्तियां और कार्य क्या क्या है वो आपको बताने। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखना कि भारत का आखिरी अपीलीय न्यायालय है। कैसे, जैसे मान लो एक व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी कोई समस्या है तो वो पहले अपने स्थानीय कोर्ट में गया, वहाँ पर उसको समाधान नहीं मिला, फिर वो अपने
जिला स्तरीय कोर्ट में गया, फिर वो हाई कोर्ट में गया, फिर अंतिम रूप में वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। इसलिए इसको जो है कहीं ना कहीं जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा गया है। संविधान का अंतिम व्याख्याता और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया है। यह केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाता है और कानूनों की समीक्षा करके संविधान की रक्षा करता है। अब समझेंगे हम कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर क्या क्या पावर है वो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा पावर है कि मूल क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों अथवा विभिन्न राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद या सीधे निपटारा करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास कहीं ना कहीं जो है ये प्रत्यक्ष रूप से शक्ति है कि जो मूल क्षेत्र के अधिकार है और उसका जो है प्रावधान कर सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये कहीं ना कहीं जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा जैसी रिट जारी भी कर सकता है। अगला हमारा जो है इसका शक्ति है वो हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसके तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के दीवानी, फौजीदारी और संवैधानिक मामलों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को हाई कोर्ट में भी जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला तो वो प्रत्यक्ष रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगली शक्ति की बात करें तो न्यायिक समीक्षा। ये न्याय का पूरी तरह से समीक्षा करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय न्याय को जो है कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून या कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा करे। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। यानी मान लो कोई कानून है जो संविधान की जो मूल ढांचे की जो है अवहेलना करता है तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है। अगला हमारा शक्ति है कि अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के अनुसार इसके सभी निर्णयों और कार्यवाहियों को स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाता है। इन्हें देश के सभी न्यायालयों में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे न्यायालय की आवागमन पर दंडित करने का भी अधिकार है। मान लो कोई व्यक्ति जो है न्याय जो है कानून तोड़ता है, संविधान का पालन नहीं करता है तो उसको जो है दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है परामर्शदात्री शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो सार्वजनिक महत्व के लिए कहीं ना कहीं जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है। हालांकि न्यायालय की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब समझेंगे हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य। आपने शक्तियों को पढ़ा, आप समझेंगे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला हमारा कार्य है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो उस नागरिक के पास ये अधिकार है कि न्यायालय उन्हें लागू करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। अगला हमारा कार्य है दोस्तों अपीलीय क्षेत्र अधिकार। यानी जो आम नागरिक है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपने अपील को दायर कर सकता है। यह देश का सर्वोच्च अपील न्यायालय है। यह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के दीवानी, फौजीदारी और संवैधानिक मामलों के निर्णयों के विरुद्ध दी गई अपीलों की सुनवाई करता है। अगला हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी मान के चलो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो उसका फिर से अध्ययन करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा पारित कानून या सरकार द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन या नागरिकों के अधिकारों को छीनता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला कार्य की बात की जाए तो संविधान की व्याख्या। जो आपका
ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं जो है संविधान की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो देश के सर्वोच्च कानून संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसी भी संवैधानिक प्रावधान को लेकर उत्पन्न विवाद या अस्पष्टता की स्थिति में न्यायालय मुख्य रूप से जो है दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। आप सभी को पता है कि यह अपील करने का लास्ट चांस है, ठीक है। इसमें जो फैसला मिल गया वही फैसला हम हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। अगला हमारा है विवाद समाधान आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसका मूल उद्देश्य होता है कि आम नागरिकों के जो विवाद होते हैं, क्षेत्रीय विवाद, उसका समाधान करना। तो केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है, जो कि आरंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति के जो क्षेत्राधिकार है उसका भी रक्षा किया जाता है हमारा। अब दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपका भारतीय संविधान है इसमें शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। पहला आपका सरकार के बीच, दूसरा आपका केंद्र और राज्य के बीच। इन दोनों को ही हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला हमारा समझते हैं, भारत का संविधान शक्तियों का विभाजन 2 रूपों से करता है। पहला आपका केंद्र और राज्य, यानी पहला विभाजन तो हम करेंगे केंद्र और राज्य के बीच, और जो दूसरा विभाजन है आपका वो करेंगे सरकार और उनके अंगों के बीच। इससे पिछले वाले स्लाइड में आपने सरकार के 3 अंग पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो भी इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले समझेंगे केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से किया गया। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची के तहत किया गया। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को 3 सूची में बांटता है, यानी जो केंद्र है दोस्तों और जो आपका राज्य है इसके बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो 3 सूचियों के तहत किया गया। पहला आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में क्या था, तो इस सूची में शामिल विषय जैसे शिक्षा, विदेश मामले, रेल पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। यानी ये संघ सूची का मतलब यह है कि ऐसी सूची जिसमें कहीं ना कहीं जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास हो, इसी को हम संघ सूची कहते हैं। इसमें आपका रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, रेल संबंधी मामले पर जो है कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है दोस्तों कि इसमें जो है राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। इस सूची के विषय जैसे पुलिस, कृषि, जेल पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और तीसरा हमारा है समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इस सूची के विषयों जैसे शिक्षा, विवाह, वन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने के स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। मान के चलो दोनों ने किसी कानून के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की, अब कोई बोल रहा है ये सही है, कोई बोल रहा है ये, मान लो केंद्र बोल रहा है ये सही है और जो है राज्य बोल रहा है ये सही है, तो ऐसे स्थिति में जो केंद्र के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको सही माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां की बात की जाए तो जो विषय किसी सूची में नहीं आए, जैसे कि आपका इंटरनेट, साइबर कानून, उन पर जो है कहने के जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास है। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जो आपका तीनों ही सूची में नहीं आते हैं, उस पर आपका केंद्र के पास जो अधिकार होता है कानून बनाने का, ठीक है। अब दूसरा हमारा है सरकार के अंगों के बीच विभाजन। आप सभी को पता है भारत सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में भी बता दिया। तो भारत सरकार के 3 अंग है। पहला विधायिका, यह संसद और विधानसभाओं में नियम और कानून बनाती है, आप सभी को पता है। विधायिका का काम है कानून बनाना। अगला हमारा है कार्यपालिका, यह इन कानूनों को लागू करवाती है, आप सभी को पता है। जो विधायिका ने कानून बना दिए उन कानूनों को सुचारू रूप से लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है। अगला हमारा न्यायपालिका, देश में हर व्यक्ति को न्याय दिलाना न्यायपालिका कार्य होता है। यह कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करवाती है। अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा कि भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची को स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्या बताती है वो आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो आप
कि जो भारतीय संविधान की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची थी, ये जो आदिवासी लोग थे भारत देश के अंदर, उनके विकास के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके प्रशासन के लिए ये अनुसूचित सूची बनाई गई थी। ठीक है, यह अनुसूचियां इन क्षेत्रों के लोगों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाती हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के अनुसार शासन करने का पूरा अधिकार देती है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो आपकी अनुसूचियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आम नागरिकों, जो आपका जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको समाज नागरिकों में लाने के लिए कहीं ना कहीं जो है उनको सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट दी जाती हैं। सबसे पहले समझेंगे हम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। क्षेत्र की बात की जाए तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में जो मौजूद अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर लागू होती है। प्रशासन की बात की जाए तो जहाँ केंद्र और राज्य के सामान्य कानून सीधे लागू नहीं होते, यहाँ राज्यपाल को विशेष रूप से शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से काम किया जाता है। अगला हमारा है संरक्षण। राज्यपाल आदिवासियों की भलाई के लिए अलग से नियम बना सकते हैं। आप सभी को पता है इस सूची के तहत ये बताया गया है कि एक अलग से नियम बनाए जाते हैं जिसके तहत जो आदिवासी है उनकी रक्षा की जाती है। जैसे वे आदिवासी जमीन की गैर आदिवासियों को बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। यहाँ आदिवासियों की सलाह के लिए जनजाति सलाहकार परिषद काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5वीं थी। अब समझेंगे हम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। इसकी क्षेत्र की बात की जाए तो यह किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है, तो यह क्षेत्र विशेष रूप से 4 पूर्वोत्तर राज्यों, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। प्रशासन की बात की जाए तो इन क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों में बांटा गया है। इनके प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद की बयान जो है वर्णन की गई। यानी कहीं कह सकते हो कि इनके पर्टिकुलर क्षेत्र में ही एक जिला के तहत जो है कहीं कहीं जो है इनका प्रावधान दिया गया है, इनका विकास की बात की गई है। अगला हमारा है स्वशासन यानी खुद का शासन। ये परिषदें खुद के कानून बना सकती हैं। इनके पास जमीन, जंगल, ग्राम प्रशासन और स्थानीय कर वसूलने के अधिकार होते हैं। इन्हें अपने क्षेत्र में अदालतें चलाने का भी शक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो है आपके पास जो है आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो आपका कैसा लगा आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर करके बताएं। और मेरी तरफ से आप सभी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है BPSC 102 का 6 जुलाई 2026 को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए, आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।